जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो पढ़ाई समझ में आ रही है, कैसे पढ़ना है, कहां गलती हो रही थी। मेहनत तीन तरह की होती है और कर्म का फल नहीं है, याद रखना, ज्ञान का फल है। मेहनत तीन तरह की होती है, तीन तरह की। तुम जितने लोग परेशान थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुम सही अप्रोच से मेहनत नहीं कर पा रहे थे। मेहनत तीन तरह की होती है। पहली, फिजिकल लेबर, फिजिकल, जिसको हम मजदूर कहते हैं। कहां इसको ज्यादा पैसा मिलता है, कहां इसको मेहनत का फल मिलता है। इंग्लिश में भी राइट करिए। इंग्लिश टर्म यूज करेंगे, टेंशन मत लो। ये बिलिंगुअल क्लास थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि एक्चुअली मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज है इंग्लिश मीडियम की, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, इंग्लिश मीडियम पूरी अपलोडेड है। कल वाली क्लास अपलोड हो गई। हाँ, इंग्लिश में वर्ड्स लिखेंगे। तो लेबर तीन तरह की होती है। एक फिजिकल लेबर, दूसरा मेंटल, इसकी कीमत ज्यादा होती है, मेंटल लेबर। तीसरा कॉन्शियस लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। कॉन्शियस 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 लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। जिसकी जितनी कॉन्शियस जिंदा होती चली जाएगी, उसकी दुनिया में कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो जितने लोग मजदूरी करते हैं, नंबर सिर्फ उनके स्क्रीन पे शो कर रहा है, यहाँ किसी को नहीं शो होगा। यहां किसी को नहीं शो होगा नंबर, तुम चिंता मत करो। ये तीन तरह की लेबर हैं। अब इतना मत टाइप करो यार, रुक जाओ थोड़ा सा, सब टाइप ही किए जा रहे हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे तो अब धीरे धीरे रिलेट करोगे ना, पहला चैप्टर खत्म होने दो, रिलेट होगा। चैप्टर 1 ही सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, बाकी तीन तरह के। ये है मजदूर, ये है साहब, और ये है भगवान। इसलिए सिर्फ मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहांगीर शाह राजक घर में पैदा हुआ, फारूक सियार राजक घर में पैदा हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला राजक घर में पैदा हुआ। तुम और हम एक सामान्य घर में पैदा हुए।
इसलिए भगवान का आशीर्वाद मर्सिडीज नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है संतुलित मन। तभी तो मैं तुमसे ध्यान करने को कहता हूं। ध्यान करने का मतलब अपने मन पर 24 घंटा नजर। तुमसे कौन काम कराएगा? तुम्हारे जीवन के सारे काम तुम्हारा मन करता है। देखो, तुम 5 बजे उठ रहे हो, तुम में से कितने लोग रहे होंगे तुम में से कितने लोग रहे होंगे, कितने? जिनको लगता था कि सुबह उठ ही नहीं सकते। अभी तो मैं तुम्हें ऐसे पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा पॉलिटी। ऐसे ही मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा। 3 चीज मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो अब तुम्हें लेबर, यहां इस 2 तरह के लेबर करना है, श्रमण बनना है। तो कल जो है, कल जो कहानी चल रही थी, मोहम्मद शाह किंग मेकर है, सैयद ब्रदर। ज्योग्राफी क्या? ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, पर किसी चीज की कोई कमिटमेंट नहीं है। जितना मजा लेते जा रहे हो बस लेते जाओ। चलो आओ, कुछ मांगो मत। पीडीएफ कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितना मिल रहा है सुबह 5 से 7 उतना रख लो। बाकी जो मैं दे दूं वो गिफ्ट। मांगना तो कुछ मत कि पीडीएफ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही। वो रिकॉर्डेड तो कभी मिलेगी ही नहीं, वो तो बवाल ही नहीं करना। 5 बजे उठो, बैठो मेरे साथ। तुम तो बैठे हो, मैं खड़ा हूं। मोहम्मद शाह रंगीला, दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, अय्याश, षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर, घूस लेने वाला, दरबारियों के घूस में हिस्सा लेने वाला, वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस बरकरार। ये देखो, यही तो 2 समस्याएं थी। मोहम्मद शाह रंगीला फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर,
फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, चीप, अय्याश, कॉन्स्पिरेटर, टेकिंग शेयर, जो उसके दरबारी ब्राइब लेते थे उसमें शेयर लेता था, निग्लेक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज, प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब स्टेट इज इन ग्रेट डेंजर। ये कब हो रहा है? जब स्टेट इज इन ग्रेट डेंजर, ग्रेट, राज्य खतरे में है। और इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में दो घटनाएं घटी बड़ी जबरदस्त। सुन लो, मुगल साम्राज्य को फाइनल ब्लो किसने मारा? सुनो चुपचाप, कुछ मत लिखो। चैट बॉक्स बंद हो गया है, अब लिखते भी रहोगे तो कोई फायदा नहीं। अब कनेक्ट करो, जैसे तुम करो ना, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब देखो, सारे फैक्ट्स तुम्हारे सामने हैं। 1720 से 1748 अब ये है बैकग्राउंड। अब देखो कैसे कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। ये है बैकग्राउंड। तोपखाना मजबूत है, प्रशासन अभी खत्म नहीं हुआ है, मराठे दक्षिण में है, राजपूत लॉयल है। किसकी जरूरत है? युग पुरुष की। लेकिन ये युग पुरुष नहीं है। यही साथ में एक दूसरा डायग्राम बना लो कि तोपखाना मजबूत है, आर्टिलरी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, तोपखाना मजबूत है। प्रशासन अभी खत्म नहीं हुआ, स्टिल सेफ। मराठा दक्कन में, राजपूत लॉयल। देखो, अब इस परिस्थिति में एक युग पुरुष की जरूरत है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक युग पुरुष की जरूरत है। युग पुरुष, इंसान कामिल, कोई काबिल इंसान हो, उसकी जरूरत। और ये ऐसा है। अब दोनों डायग्राम सामने रख लो। अब दोनों डायग्राम सामने रख लो, एक पेज पे दोनों डायग्राम बना लो और सामने रख लो। कोई बहुत काबिल आदमी, एक आदमी ने इसको समझाने की कोशिश की। अब इस परिस्थिति में दो घटनाएं घटी। पहली घटना 1724, निजामुल मुल्क आ रहे, उसने कहा भाड़ में जाओ, तुमको समझा रहे हैं यार, तुम मान ही नहीं रहे हो, भाड़ में जाओ। और निजामुल मुल्क ने दिल्ली छोड़ दिया। हैदराबाद एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और एनसीईआरटी लिखती है कि यहीं से मुगल साम्राज्य के वास्तविक विघटन की शुरुआत हुई।
सी द लाइन यूज बाय एनसीईआरटी कि यहीं से मुगल साम्राज्य के वास्तविक विघटन, दिस वॉज द रियल बिगिनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। यहीं से क्या बात किया है, रियल बिगिनिंग, मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन की रियल बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। क्यों? ये आइडियल बन गया, ही बिकम्स आइडियल, ये आइडियल बन गया। बंगाल इसी रास्ते पे चल पड़ा, कर्नाटक इसी रास्ते पे चल पड़ा, पंजाब इसी रास्ते पे चल पड़ा, सबको एक एग्जाम्पल मिल गया कि भाड़ में जाए, सब अपना अपना चलाओ। और दूसरी घटना जो घटी वो थी 1739 करनाल का युद्ध। इसके दो परिणाम रहे। पहला, मराठा और जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनीज, इनको मैसेज मिल गया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। और दूसरा, 70 करोड़ की लूट। ये दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। 70 करोड़ तख्ते ताउस उठा ले गया। कहते भैया घर में पैसा नहीं मिला तो लोटा थरिया उठा लेंगे, तो ये लोटा थरिया उठा ले गया नादिर शाह, तख्ते ताउस उठा ले गया, कोहिनूर हीरा लेके चला गया। जैसे आज राजनेता कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे उस वक्त सादत खान बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से कहा कि सरकार आप दिल्ली आओ, हम बहुत पैसा दिलाएंगे आपको। उसने कहा अच्छा, कहा हमको वजीर बनवा देना। आया दिल्ली, जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उतना पैसा दिला ही नहीं पाए। नवाब के, अवध के नवाब, अवध के संस्थापक, इनको सुसाइड करना पड़ा। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में ना किसी ने हिंदू पूछा, ना किसी ने मुसलमान पूछा, सब एक दूसरे के लिए प्लेटलेट और खाना क्या क्या बांट रहे थे। ना किसी ने दलित पूछा, ना किसी ने ब्राह्मण पूछा। यही अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो भी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने घटा। लोग ग्रुप टोलियां बना बना के एक दूसरे घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है। हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को वो औरत समझते हैं। तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। फिर ये जनता चिल्लाएगी भैया बहुत नेता लोग, बहुत भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। भैया तुम बेवकूफ हो। ये देखो, (1724) 1739, और इसका परिणाम यह हुआ, देयरफॉर सब डायग्राम बनाते चलो। इसका परिणाम यह हुआ, क्या हुआ? एंड ऑफ मुगल वंश की प्रतिष्ठा, प्रेस्टिज का अंत। मुगल वंश के प्रेस्टिज का अंत, मुगल वंश का जो प्रतिष्ठा थी भारत में, खत्म। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन को लकवा हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। फाइनेंशियल कंडीशन, डिवास्टेटेड। उत्तर पश्चिम का दरवाजा खत्म, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। कि सेफ्टी लाइन खत्म। ये देखो, इन दोनों घटनाओं का परिणाम मुगल वंश की प्रतिष्ठा का अंत, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालिसिस, वित्तीय दशा की हालत खस्ता, खत्म। और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, जहां से विदेशी आक्रमण होते हैं, वो दरवाजा खुल गया। और इसके बाद तो अहमद शाह अब्दाली 1767 1767 जब भी मौका मिलता था मथुरा तक आकर लूट कर जाता था वो। एंड मुगल डायनेस्टी इन रियलिटी खत्म। मुगल राजवंश का अंत वास्तविक तौर पर, रियलिटी में, वास्तविक तौर पर, वास्तविक रियलिटी में मुगल जो वंश, राजवंश है, मुगल डायनेस्टी, खत्म। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये राजवंश 1857 तक चलता रहा। ये बड़ी बात है। क्यों? यहां सब कुछ खत्म, लेकिन ये राजवंश 1857 तक चलता रहा। उसकी वजह एक्सप्लेन किया शाह आलम। 1759 ये तो अपने वजीर के डर की वजह से दिल्ली में रहा ही नहीं। अवध भाग गया शुजाउद्दौला की शरण में। फिर शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों ने एक संगठन बनाया। एक लेम, पैर खराब, एक ब्लाइंड, शाह आलम, और एक पागल शुजाउद्दौला। इन तीन लोगों ने संगठन बनाया। एक लेम, पैर खराब, एक अंधा शाह आलम। लेम कौन? मीर कासिम। अंधा कौन? शाह आलम। और पागल शुजाउद्दौला। शरीर तो स्टीफन हॉकिंस की भी खराब है। शरीर की बात नहीं हो रही है, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। इन तीनों लोगों ने गुट बनाया। बोले हम लोग लड़ेंगे भाई। बोले किससे? बोले खली से। (1764) 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बहुत मारा पटक पटक के इन तीनों को, आगे डिस्कस करेंगे। और शाह आलम को 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पेंशनर बना लिया। कहा बादशाह चल इधर आप, चलो तुमको इलाहाबाद बैठाए, और जितना कागज तुमको भेजेंगे उसको दस्तखत करना। तो बंगाल, बिहार और दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे ली? शाह आलम से। क्योंकि वास्तविक तौर पे तो इनकी सत्ता खत्म हो चुकी थी,
लेकिन भारतीय जनमानस में ये अभी भी राजा थे। तो ये जो यूरोपियन कंपनियां थी और भारतीय रजवाड़े थे, ये अपनी अचीवमेंट को लीगलाइज करने के लिए इनका सहारा ले गए, इसीलिए 1857 तक जिंदा रहे। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशनर बना दिया। क्यों बनाया पेंशनर? इनसे दिवाली लिया। कहां की? बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। देखो, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है। 1772 में इनको मराठा उठा ले गए कि चलो हमारे साथ, मराठे इसको उठा ले गए। कि अब तुम हमारे लिए दस्तखत करोगे। 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 1857 के विद्रोह के बाद अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही और मुगल राजवंश फाइनली पूरी तरह से खत्म। तो अब 1707, अब एक डायग्राम बनाएंगे। 1707 डेथ किसकी? औरंगजेब की। अब ये पिक्चर बनाओ औरंगजेब की। प्रॉब्लम क्या चल रही है? क्या क्राइसिस है? विद्रोह, रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न क्षेत्र में। पहला संकट ये, और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, वित्तीय संकट, ये 1000 करोड़ का है। इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा, इसकी पिक्चर तुम बनाओ अपने मन में। यहां सेव करो, यहां। तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना। नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं। इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो? बहुत लोग तो अभी भी रजाई नुप के फोन और निकाल के बस सुन रहे होंगे। उठो यार, बाहर निकलो। शक्ति तुम्हें चाहिए, संघर्ष कौन करेगा? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी, विरोध, राजनीति में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है, पर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, उस पर रिजाइन कर दिया था उन्होंने। राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है और मर्यादा अलग चीज है। और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह, त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। यहां 10 दिन बिना पत्नी के रह जाओ तो धमकी देने लग जाए। और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। ये अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है,
जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है, और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। और राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए हैं। बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं, या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो समझ लेंगे। तो ये कंडीशन है 1707 में। अब इस कंडीशन में कौन आ रहा है? बहादुर शाह 1, बहादुर शाह ये आ रहा है, ये पहला आदमी। इसने क्या किया? अब ये क्षेत्र देखो, ये अब 2 फ्रंट पे क्या काम किया। अब इसने क्या किया? इसने विद्रोह को संभाला, विद्रोह को संभाला, पर उन्हें खत्म नहीं कर पाया।